बनारस के पास एक जगह है चंदौली, और इसी चंदौली के पास एक और जगह है जिसे डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जानते हैं। पहले इस शहर को या इस रेलवे स्टेशन को मुगल सराय के नाम से भी जाना जाता था, अब उसे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो होता यह है कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से तड़ी घाट या ताड़ी घाट जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन है जो रोज़ सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे चलती है। ये ट्रेन हर रोज़ की तरह पिछले रविवार को यानी 10 मई को भी चली थी, और ट्रेन जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ी और चंदौली के इलाके में पहुंची, अचानक इस ट्रेन के एक कंपार्टमेंट से एक गोली चलने की आवाज़ आई, फायरिंग की आवाज़। जब तक लोग समझ पाते कि गोली चली है और किसी को शायद गोली लगी है, तब तक काफ़ी कुछ बदल चुका था। कंपार्टमेंट में जिस जगह से गोली चलने की आवाज़ आई, जब तक लोग वहां दौड़कर पहुंचे तब तक उन्होंने देखा कि वहां पर फ्लोर पर खून बिखरा पड़ा है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद किसी आदमी को गोली लगी है, लेकिन वो आदमी नदारद है। देखने से ये भी लग रहा था कि शायद वो आदमी ट्रेन से नीचे गिर गया है। ऐसा कैसे हुआ? चलती ट्रेन में इस तरह की घटना आखिर कैसे हो सकती है? इस चिंता ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया। जिस जगह पर यह फायरिंग हुई थी उस जगह बाकी पैसेंजर्स मौजूद नहीं थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया कि ये गोली चली तो कैसे चली, किसने चलाई, गोली किसको लगी। लेकिन चूंकि विजिबली वो ब्लड मार्क दिख रहे थे और गोली की आवाज़ लोगों को सुनाई दी थी, तो लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। ट्रेन रुक गई, पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस ने जाँच शुरू की। पुलिस ने जब आसपास के इलाके का मुआयना किया तो देखा कि रेलवे ट्रैक के साथ एक आदमी मृत पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है। उस आदमी के सिर में गोली मारे जाने के निशान थे। अब ये बात एस्टेब्लिश हो गई, क्लियर हो गई कि चलती ट्रेन में, उसी पैसेंजर ट्रेन में, डीडीयू ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में इस आदमी को गोली मारी गई, और गोली मारने वाला शख्स इस आदमी की लाश को ट्रेन से नीचे गिराकर वहां से फरार हो गया, भाग गया। लेकिन आखिर इस आदमी का कत्ल क्यों हुआ? जिसने भी इसे गोली मारी उसने क्यों मारी? ये बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस इस मामले की तफ्तीश करने लगी, और रेलवे पुलिस के साथ साथ जो राज्य की पुलिस है उसकी पुलिस से भी इस मामले में सहयोग लिया जाने लगा, क्योंकि कातिल उस जगह से फरार हो चुका था। मरने वाले आदमी की पहचान इस बीच साफ हो गई और ये पता चला कि वो 34 साल का मंगरू नाम का एक आदमी है जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। वो कर्नाटक में कुछ रोज़ पहले काम के सिलसिले में गया था और 15-20 रोज़ वहाँ रहकर काम करके वो वहाँ से वापस लौट रहा था। वो एक सुपरफास्ट ट्रेन से डीडीयू जंक्शन में उतरा था और वहाँ से डीडीयू से ताड़ीघाट पैसेंजर में सवार होकर अपने घर गाजीपुर की तरफ निकला था। लेकिन इसी बीच रास्ते में किसी ने उसे अपना शिकार बना लिया, उसकी हत्या कर दी। ये मामला ऐसा था जिसमें कातिल के बारे में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, सिवाय इस चीज़ के कि कातिल ने गोली चलाई थी, ये क्लियर था, और वो वहाँ से उतरकर भाग गया था। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की। जिस जगह पर ये गोली चली या जिस जगह पर वो कातिल चलती ट्रेन से उतरकर भागा, ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, उस जगह पर फोकस्ड कोई सीसीटीवी कैमरा भी पुलिस को नहीं मिला। यानी वो थोड़ा आउटस्कर्ट का एरिया था, बिल्कुल स्टेशन या प्लेटफॉर्म के साथ का एरिया या साथ वाली जगह वो नहीं थी। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी कि रविवार के बाद सोमवार के दिन रात तकरीबन 2 बजे एक ऐसी ही और घटना हुई। हुआ ये कि चंदौली के ही इलाके में एक और ट्रेन जो कोलकाता से जम्मू तवी एक्सप्रेस, कोलकाता से जम्मू तवी के लिए जाती है, उस ट्रेन में एक शख्स को गोली मारी गई और इस शख्स को रात को 2 बजे गोली मारी गई। हुआ यूं कि ये आदमी अपने पूरे परिवार के साथ ट्रैवल कर रहा था और लखनऊ की तरफ जा रहा था, लेकिन मिडनाइट को जब रात को 2 बजे वो ट्रेन के टॉयलेट में गया तो वहाँ से जैसे ही वो बाहर निकला, किसी ने उसे बिल्कुल नज़दीक से उसके सिर पे गोली मार दी। और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते गोली किसने मारी, क्यों मारी, जिसने भी गोली चलाई थी वो वहाँ से फरार हो चुका था। इत्तेफाक से इस जगह पर भी जहाँ ये घटना हुई थी वहाँ पर ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीमी थी और गोली चलाने वाला शख्स गोली मारकर वहाँ से भाग चुका था। इस मामले में जिस आदमी को गोली मारी गई थी उसकी लाश जो है ट्रेन में 2 बोगियों के बीच का जो जॉइंट का एरिया होता है वहाँ पर पड़ी हुई थी। यानी कातिल जो है वो लाश को खींचकर उसने यहाँ बाहर नहीं फेंका था। लेकिन इस जगह पर भी पुलिस ने ये नोटिस किया कि जिस आदमी को गोली मारी गई है उसे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर में गोली मारी गई है।
इस आदमी की पहचान दिनेश साव के तौर पर हुई, जो बिहार का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ सीतापुर में नैमिषारण्य धाम में दर्शन करने के लिए जा रहा था। इस आदमी की हत्या हो गई। दोनों हत्याएं इस तरह से रैंडम तरीके से हुई जिससे एक बात क्लियर थी कि इन दोनों ही हत्याओं में जिस आदमी ने भी इनको गोली मारी उनसे इन मरने वाले लोगों की कोई दुश्मनी नहीं थी। ये बात तकरीबन साफ थी, तकरीबन क्लियर हो चुकी थी। और जिस तरह से हत्या हुई थी चलती ट्रेन में रैंडम तरीके से बगैर किसी दुश्मनी के, उससे ये भी क्लियर था कि इन दोनों की हत्या करने वाला शख्स जो है वो एक ही आदमी है, क्योंकि गोली भी बिल्कुल एक ही तरीके से सिर में करीब से सटाकर मारी गई थी और गोली मारने के बाद वो शख्स ठीक उसी तरह से गायब हो गया था जिस तरह से वो पहली घटना में गायब हुआ। और जो तीसरी एक और कॉमन बात थी वो ये कि मरने वाले लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कम से कम जिस आदमी ने यहाँ पर इनको टारगेट करके चलती ट्रेन में गोली मारी, यहाँ किसी दुश्मन के होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो सवाल ये था कि इन दो लोगों की हत्या क्यों हुई और वो हत्या किसने की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि कुछ घंटों का वक्त और गुजरा और सोमवार मिडनाइट से फिर सुबह हो गई और सुबह भी सोमवार का ही दिन था, 11 मई का। और तब चंदौली में सुबह 8 बजे एक अस्पताल में एक भयानक घटना हुई। इस अस्पताल का नाम है जीवक अस्पताल। जीवक अस्पताल में वैसे तो बहुत सारे मरीज भर्ती थे, लेकिन एक वार्ड में बिहार की रहने वाली एक महिला लक्ष्मीना देवी पिछले 1 महीने से भर्ती थी, क्योंकि उनकी एक टांग टूट गई थी और उनका इलाज उस अस्पताल में चल रहा था। मोबिलिटी नहीं थी, चल फिर नहीं सकती थी, तो अस्पताल के बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। इलाज उनका चल रहा था और उम्मीद थी कि जल्दी ठीक होकर वो उन्हें छुट्टी मिल जाएगी और वो अस्पताल से चली जाएंगी। लेकिन इस रोज़ हुआ ये कि सुबह 8 बजे एक आदमी, अनजान आदमी, इस अस्पताल में घुसा और उसने लक्ष्मीना देवी नाम के इस महिला को बिस्तर पर सोए हुए हालत में बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर में गोली मारी और वहाँ से फरार हो गया, भाग निकला। अस्पताल में वार्ड के अंदर घुसकर किसी मरीज की हत्या कर देना, और वो भी एक सामान्य महिला, घरेलू महिला, ये सुनना बड़ा अजीब लगता है। कोई क्रिमिनल हो जो अस्पताल के बिस्तर पर हो, गैंगवार के चक्कर में दूसरे गुट के बदमाश आ जाएं, गोली मार दे, इस तरह की घटनाएं तो सुनने को मिलती हैं, लेकिन किसी इनोसेंट महिला को कोई अस्पताल के बिस्तर पर टारगेट करे, ऐसा आमतौर पर देखने सुनने को नहीं मिलता है। ये जो घटना थी इसकी भी सिमिलरिटी ट्रेन में जो 2 घटनाएं हुई थी उससे मिलती जुलती थी। क्या सिमिलरिटी थी? एक तो यही थी कि बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर में गोली मारी गई थी। दूसरी सिमिलरिटी ये थी कि इस महिला की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और जिसने इनको गोली मारी थी जाहिर है उसको भी किसी ने देखा या पहचाना नहीं था और उससे भी इस महिला की कोई दुश्मनी इस्टेब्लिश नहीं हो रही थी। और तीसरी ये कि बिल्कुल रैंडम तरीके से मारकर यहाँ से भी कातिल वार्ड से निकल गया था। तो मामला बड़ा गंभीर था। अस्पताल में शोर मच गया, लोग चिल्लाने लगे और चूंकि अस्पताल जैसी जगह है और वहाँ भीड़ भाड़ थी, इत्तेफाक से जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो ये जो शूटर है, ये जो कातिल है, गोली मारने के बाद वो बड़े तेज़ कदमों से अस्पताल से बाहर निकलकर दौड़ने लगा। ये चीज़ अस्पताल के बाहर एक ऑटो ड्राइवर ने देखी और उस ऑटो ड्राइवर ने इस आदमी का पीछा करना शुरू किया और आखिरकार इस आदमी को उस ऑटो ड्राइवर ने दबोच लिया। इस आदमी ने काफ़ी विरोध किया, रिटेलिएट किया, लेकिन ऑटो ड्राइवर की दिलेरी को सलाम करें कि उसने न सिर्फ इस आदमी को दबोचा बल्कि उसके पास जो गन थी, जो पिस्टल थी, उसे भी ऑटो ड्राइवर ने अपने कब्जे में ले लिया। और इसी के साथ देखा जाए तो रंगे हाथ चंदौली के जीवक अस्पताल में एक महिला की जान लेने वाले शख्स को लोगों ने काबू किया और फिर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस पहले ही हलकान हुई पड़ी थी, चंदौली की, दीनदयाल उपाध्याय नगर की, बनारस की। अच्छा, बनारस की बात इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो दूसरे कथित की घटना हुई थी चलती ट्रेन में, जिसमें ट्रेन के अंदर ही लाश पड़ी हुई थी, वो एरिया, अगर हम बाहर के एरिया की बात करें तो वो एरिया तो चंदौली ज़िले में पड़ता है, लेकिन जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वहाँ की जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो बनारस रेलवे पुलिस की है। तो इसीलिए बनारस का भी जिक्र हो रहा है। असल में ये तीनों ही घटनाएं देखा जाए तो चंदौली और उसके आसपास की हैं, लेकिन टेक्निकली इसमें दीनदयाल उपाध्याय नगर का भी जिक्र है और बनारस का भी जिक्र है। तो खैर, चंदौली की पुलिस इन तीनों घटनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान थी, खासकर पहले 2 घटनाओं से। अब पुलिस ये दिमाग लगाने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई कनेक्शन हो। पुलिस ने दिमाग पर जोर डाला तो पुलिस को 3 कॉमन चीज़ें, 3 कॉमन बात समझ में आई और वो 3 कॉमन बात ये थी कि तीनों ही मरने वाले लोग बिल्कुल बेकसूर थे। तीनों का उनको गोली मारने वाले कातिल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता नहीं था
और तीसरा ये कि तीनों को बिल्कुल करीब से, क्लोज रेंज से कनपट्टी में सटाकर गोली मारी गई थी। ऐसा कोई क्यों करेगा? उस शख्स को अब काबू किया जा चुका था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ ले गई। चंदौली पुलिस ने जब उससे पूछताछ की और कहा कि भाई क्या बात है, तुमने क्यों कत्ल किया और तुमने इस महिला की जान क्यों ली, तो उस आदमी ने कहा कि देखिए, मैं मन का राजा हूँ, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूँगा। मैं अभी 2 से 3 लोगों की हत्याएं कर चुका हूँ, अभी आगे और करूँगा, और मैं जब शराब पी लेता हूँ तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। ऐसी अजीबोगरीब बात पुलिस के सामने कोई सिरफिरा, कोई पागल या कोई बहकी बहकी बात करने वाला आदमी ही ऐसी बात या हरकत कर सकता है। पुलिस ने जब उस आदमी को ऐसा कहते हुए सुना, और वो भी खुद पुलिस वालों ने अपने सामने सुना कि भाई कोई कातिल अपनी जुबान से ये बातें कह रहा है, तो पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए हक्के बक्के रह गए। उसके बाद पुलिस ने इसे कायदे से काबू किया और पूछा कि तुमने सिर्फ इस महिला की हत्या की या फिर तुमने और भी हत्याएं की। पहले तो इस आदमी ने पुलिस को थोड़ा गुमराह भी किया, झूठ सच भी बोलता रहा, लेकिन फिर बाद में उसने बताया कि उसने पहली हत्या चंदौली में लोकल ट्रेन में की थी और फिर उसने दूसरी हत्या की चंदौली में ही, बल्कि बनारस रेलवे पुलिस के हद में आने वाले उस एक्सप्रेस ट्रेन में, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस में, जिसमें उसने एक और मुसाफिर को टारगेट किया था। और इस तरह से उसने ये बताया कि तीसरी घटना में तो खैर लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद इस आदमी से जो पूछताछ हुई, उससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये आदमी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है, यानी दिमागी तौर पर विक्षिप्त या परेशान है, जो एक के बाद एक कत्ल की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की, इसकी जन्म कुंडली खंगाली, तो पता चला कि इस आदमी का नाम गुरप्रीत सिंह है और ये मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। ये एक रिटायर्ड आर्मी मैन है और शराब नोशी में, यानी शराब पीने की लत इसे इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से इसका घर बार छूट चुका है। अब ये यूं ही जगह जगह भटक रहा है और भटकते भटकते शराब के नशे में ये अपने पास मौजूद असलहे से, गन से एक एक कर लोगों की जान ले रहा है। ये 2 कत्ल पहले कर चुका है और तीसरे कत्ल के बाद इसे लोगों ने काबू किया है और अब ये पुलिस के हवाले है। तो कुल मिलाकर नतीजा इस पूरे मामले का ये निकलता है कि ये एक सीरियल साइको किलर था जो एक के बाद एक बेगुनाह लोगों की लाशें बिछा रहा था। लेकिन क्यों बिछा रहा था? तो उसका जवाब उसने यही दिया कि मैं मन का राजा हूँ और मुझे जो मन में आता है मैं वो करता हूँ। जाहिर है इस तरह का जवाब कोई दिमागी तौर पर अशांत या विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है। पुलिस भी इस नतीजे पर पहुंच गई। इसके बाद ये समझा जा सकता है कि ये इस कहानी का दी एंड है, खत्म है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। कहानी इससे आगे भी है। इससे आगे ये है जो अक्सर यूपी पुलिस के साथ होता है। इस आदमी को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद सीन ऑफ क्राइम के रिक्रिएशन के लिए लेकर जाती है, और लेकर कहाँ जाती है? वहीं जहाँ रेलवे ट्रैक पर इसने पहला कत्ल करने के बाद लाश ट्रेन से नीचे फेंक दी थी। जब पुलिस उस जगह पर पहुंची और अभी रिक्रिएशन कर रही थी, तब तक पुलिस के बताए मुताबिक या पुलिस की कहानी के मुताबिक इस आदमी ने पुलिस वालों से उनके हथियार छीनने की कोशिश की और गोली चलाने की चेष्टा की। बदले में चंदौली की पुलिस ने भी हथियार संभाला और फायरिंग की। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई। इसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन पुलिस वालों की गोली से आखिरकार गुरप्रीत सिंह नाम के इस रिटायर्ड सैन्यकर्मी की जान चली गई, जो अब एक साइको सीरियल किलर बन चुका था। पुलिस ने इस मामले को सॉल्व तो कर दिया है, लेकिन इस गुरप्रीत सिंह के सिरफिरी हरकत ने एक साथ 4 परिवारों की खुशियां छीन ली है। 3 तो वो लोग जो गुरप्रीत के बेसिर पैर के गुस्से और फितूर का शिकार होकर मारे गए, और चौथा खुद गुरप्रीत के परिवार के लोग जिन्होंने अब गुरप्रीत को खो दिया है। तो कई बार दिमागी बीमारी जिसका सही वक्त पर अगर इलाज न हो, शराब अगर बेकाबू हो जाए, घर परिवार से इंसान का रिश्ता टूट जाए, तो वो इंसान कई बार कितना खतरनाक होता है, इस घटना को सुनकर समझा जा सकता है। तो ये थी एक कहानी सीरियल साइको किलर की। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी सोच क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से कोलकाता में एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या की गई। और उस मामले में पुलिस ने जब शूटरों को पकड़ा तो कैसे पुलिस रिवर्स सर्चिंग की मदद से शूटरों तक पहुंची और उनको गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई। उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, अपनी राय रखी है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं और कुछ लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। राकेश पंसार ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि मास्टरमाइंड जो है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ मिलेगा और जो पंड्या के हत्यारे की तरह चालाकी कर रहा है। इन्होंने अपनी बात कही है। अद्भुत ज्ञान
के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि सारी स्कीम बताकर अपराधियों को अलर्ट कर दो, और इन्होंने कुछ इमोजीज जो है वो लगाकर दी है। अगेन ये भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा इरादा तो इस तरह की खबरें बताने के पीछे सिर्फ यही होता है कि हम लोगों को जागरूक कर सके ताकि वो इस तरह की घटनाओं से बचे। रही क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात, तो ये सारी चीज़ें आजकल पब्लिक डोमेन में हैं, और मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि अपराध के नतीजे इतने ख़तरनाक होते हैं, गुनहगार पकड़े जाते हैं, सज़ा होती है, इस तरह की बातें अक्सर सामने आती है, हम देखते हैं। खासकर मर्डर जैसे मामलों में तो तकरीबन मैं जो कहानियाँ लेकर आता हूँ आप सबके सामने, सच्ची कहानियाँ बोलने से भी हमारे कुछ दर्शकों को ऐतराज़ है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस किस के लिए अपने आप को कितना बदलूं। कहानी का मतलब सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं होती है। कोई भी स्टोरी, चाहे वो रियल स्टोरी हो या फेक स्टोरी हो या आर्टिफिशियल स्टोरी हो, वो स्टोरी होती है। स्टोरी मतलब एक घटनाक्रम, सिलसिला वारदात। तो इसीलिए मैं अक्सर इसे भी कहानी कहा करता हूँ, तो उसे अदरवाइज़ न लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ देखने दिखाने के बावजूद भी लोग अपराध से बाज नहीं आते। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की कोई बारीक बात बता देने से जो है क्रिमिनल अलर्ट हो जाएंगे? इतने सालों में अलर्ट होकर भी वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि गुनाह जो है वो ऐसी चीज़ है कि इंसान को अपने सेंसेस में रहने नहीं देता, और वो कोई ना कोई फुटप्रिंट अपने पीछे ज़रूर छोड़ता है। तरुण मनहार ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा कि बहुत सही से बताया, अच्छे से बताया आप। और प्रो गेमर के नाम से एक आईडी, उन्होंने कहा है कि मैंने पहली बार आपकी स्टोरी सुनी, अच्छी लगी, अब मैं आपकी लिसनर लिस्ट में आ गया। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। दीपाली त्रिवेदी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वो इंदौर से हैं, लव्स फ्रॉम इंदौर, सुप्रतिम जी इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। इंदौर से मेरी बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं उन दिनों दैनिक भास्कर में था और इंदौर में कुछ समय तक मेरी पोस्टिंग थी। MG रोड पर दैनिक भास्कर का दफ्तर है, उसके ठीक सामने रोड के अपोजिट में दैनिक भास्कर का एक गेस्ट हाउस है, उसमें मेरी रिहाइश थी और मैं वहाँ रहकर रोविंग रिपोर्टर के तौर पर कुछ महीनों तक काम करता रहा। तो इंदौर बहुत खुशनुमा अच्छी जगह है, क्या मस्त वेदर है वहाँ का, और इंदौर के लोग कितने अच्छे हैं। तो दीपाली जी, मतलब आपने नॉस्टैल्जिया मेरे मन में क्रिएट कर दिया, जिसके बाद मैंने इतनी सारी बातें कही। कुलदीप भारद्वाज जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि आपका 100% इंडियन हो और आपका खून भी हमारी तरह लाल है, जय हिंद जय भारत, इन्होंने कहा है। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। असल में कल हमारे किसी दर्शक ने कमेंट किया था कि मेरी अंग्रेज़ी सुनकर उन्हें बड़ी हंसी आती है और कॉमेडी सा फील होता है। तो इस पर मैंने ये कहा था कि मेरा बॉर्न एंड बॉटअप कहाँ पर है, मेरी परवरिश कहाँ हुई, मैं बड़ा कहाँ हुआ, मैंने नौकरी किन किन जगहों पर की, मैं दिल्ली कब आया। तो ये सारी बातें जब मैंने बताई और मैंने क्लेम किया और बड़े गर्व के साथ कहा कि मैं 100% भारतीय हूँ, तो उस चीज़ को हमारे एक दर्शक कुलदीप भारद्वाज ने इको किया है और कहा है कि वो भी 100% इंडियन है, जय हिंद जय भारत। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है। प्रदीप भामदू जी का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रविंद्र के नाम से एक आईडी है, उनका भी कमेंट है, बहुत स्वागत आपका करता हूँ मैं। झोंटा बाबू के नाम से एक आईडी है और इन्होंने भी तकरीबन वही बात कही है कि इस तरह की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बारीक बातें बताकर क्रिमिनल को जो है एक तरह से हम आगाह कर देते हैं। हालांकि मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे इस मामले में ना इत्तेफाकी रखना चाहूँगा। आरती शर्मा ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। परूप श्रेष्ठा जी हमारे लिसनर हैं, जर्मनी से कमेंट करते हैं, और आरती शर्मा जी ने जो है वो कॉम्प्लीमेंट किया है और कहा है कि खान साहब कहाँ गए आजकल, जो भी हो, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी बातें लिखी है और थैंक यू वेरी मच, गुड लक सर जी उन्होंने लिखा है। इसके अलावा प्रिंस जोहरानी समथिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि आई सैल्यूट टू बंगाल पुलिस। इसके अलावा वेरी गुड पश्चिम बंगाल पुलिस, रेखा बभोर जी ने लिखा है। संगीता मंधार का भी कमेंट है, वेरी नाइस गुड इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा है इन डिटेल। मुनीर अहमद का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि आपकी वॉइस बहुत कम रहती है हमेशा। तो मुनीर जी, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा आप लिख रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में जो दूसरे कमेंट्स हैं उनमें किसी ने भी ये बात नहीं लिखी है। तो अब मुझे ये सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों, कहीं आपके फ़ोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपसे गुजारिश है कि आप उसको चेक कीजिए। और दूसरा ये कि जिस कैमरे से और जिस माइक से मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे दूसरे साथी भी उसी से करते हैं, तो मेरी आवाज़ या मेरी वॉइस जो है वो कम क्यों रहती है आपके सुनने में, ये मुझे समझ में नहीं आया। आपको ही इस मामले का कोई हल ढूंढना होगा। अपने मोबाइल को प्लीज़ एक बार चेक कीजिए। ईश्वर पाटिल का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि वो गुजरात सूरत से हैं और डिज़ाइनर हैं, और डिज़ाइन बनाते समय मेरी कहानियाँ वो अक्सर सुनते हैं। BL चौधरी ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि जो बोएगा वही पाएगा। प्रीतम भट्टाचार्य जी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि चंद्रनाथ रथ वाज नॉट जस्ट शुभेंदु अधिकारी's PA, ही वाज अ मिलिट्री वेटरन टू, नॉट ए सिंगल वन इन्वॉल्व्ड इन दिस मर्डर शुड बी स्पेयर्ड, इन्होंने कहा। बिल्कुल आपने सही बात कही है, वो मिलिट्री से रिटायर्ड तो थे ही, और चाहे वो मिलिट्री से रिटायर्ड हों या ना हो, किसी भी आदमी के कातिलों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि अगर आत्मरक्षा में अपने आप को बचाने के चक्कर में अगर आप किसी को जान ले लेते हैं तो फिर आपके बचने की थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, लेकिन अगर आप गुस्से में या फिर किसी और वजह से किसी भी आदमी की जान लेते हैं तो फिर कड़ी कार्रवाई का सामना करना ही चाहिए और करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कानून सख्त नहीं होगा तो घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। रवि यादव ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा भास्कर अरगड़े जी का भी कमेंट है और सूरी रावत का भी कमेंट है, बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा और भी लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक साथ एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आज जो घटनाक्रम, जो क्राइम की सच्ची घटना मैंने आप लोगों को बताई, उस पर आपकी जो राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।